हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा की क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एफएसटी 40 पेपर 2। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन 1। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में क्या दे रखा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म MO2 टाइप कंपाउंड एज अ मेजर प्रोडक्ट व्हेन इट बर्न विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें अगर मैं बात करूं लिथियम का, लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Li2O का फॉर्मेशन करेगा, लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। लिथियम ना तो सुपर ऑक्साइड बनाता है ना तो पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बेसिकली अगर एल्कालिक मेटल की बात करें तो ये बोला कि इसमें से कौन सा सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखा जाए सोडियम। तो अगर सोडियम की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड जो बनाएगा नो डाउट, साथ में अगर एक्सेस अमाउंट लिया गया तो पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन करेगा। बट बेसिकली सुपर ऑक्साइड पूछा हुआ है, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। द रीजन इज स्मॉलर साइज ऑफ द कैटन। ठीक है, जो पार्टिकुलर सुपर ऑक्साइड है उनको स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद के जितने हैं एल्काली मेटल, चाहे वो पोटेशियम ले लो, रुबिडियम ले लो, सीजियम ले लो, ये सभी के सभी ऑक्साइड भी बनाएंगे, पेरोक्साइड भी बनाएंगे और सुपर ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करेंगे। तो आपके सामने नेक्स्ट क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ड्यू टू स्मॉल साइज केवल ऑक्साइड का फॉर्मेशन, ड्यू टू स्मॉल साइज केवल ऑक्साइड का, ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम। ठीक है, रुबिडियम, ठीक है, एंड सीजियम। ठीक है, तीनों के केस में क्या होगा? जब आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे, ठीक है, तो ये बनाएगा KO2, ठीक, K2 ऑक्साइड ही बनाएगा। अगर एक्सेस अमाउंट में यूज किया गया तो आपका पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन होगा, और एक्सेस अमाउंट में यूज किया गया तो सुपर ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करेगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अब पोटेशियम के बाद जितने भी कैटायन आएंगे उनका लार्जर साइज होगा। इस केस में रुबिडियम भी सेम एग्जांपल है और सीजियम के केस में भी सेम चीज है। बात समझ में आती है? तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे, रुबिडियम एज वेल एज द सीजियम। नेक्स्ट इज कार्बन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी MO2 के फॉर्म में, ये भी आंसर हो जाएगा आपका। देन बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम, यहां पे बेसिकली ये बेरिलियम नहीं, इसको आप करेक्ट कर लेना, बेरियम। तो बेरिलियम की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये तो ऑक्साइड को तो बनाएगा ही, ठीक है, ऑक्साइड तो बनाएगा ही, साथ साथ सुपर ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है, सॉरी ये पेरोक्साइड का भी फॉर्मेशन करेगा, इसलिए MO2। बेरिलियम नहीं बनेगा, बेरिलियम का स्मॉलर साइज है तो केवल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये भी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 का फॉर्मेशन करेगा और एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al23 का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। कौन कौन से हैं आंसर इसमें? फिर आपका इसमें हो जाएगा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड कार्बन, बेरिलियम। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। बात समझ में आती है? नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये इसमें क्या पूछा गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म बाय नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन डिफरेंट ऑक्साइड बनाता है, जिसमें कि आपका N2O भी है, NO2 भी है और NO भी है। तो ये सभी जो है कंसीडर किया जाता है। इसमें अगर बात किया जाए तो NO और N2 न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होंगे। जहां तक बात करें, ठीक है, NO2 का, तो ये एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी एसिडिक इन नेचर। तो जो आंसर हो जाएगा इस केस में क्या हो जाएगा? 2 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम लोग बात करें कोई क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा गया है कि इट इज अ प्लॉट ऑफ डेल्टा G वर्सेस T फॉर PB टू PB टू PB। अब इस केस में देखो आप, ठीक है, तो ऑब्जर्व करो थोड़ा सा इस चीज को, डेल्टा G वर्सेस डेल्टा T, ठीक है, और ये कर दिया हुआ है, मींस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके PbO का फॉर्मेशन करेगा। कर्व के अंदर क्या दे रखा है? 327 पे इसका स्लोप इंक्रीज हो गया। अगर आप देखो तो 327 पे स्लोप इंक्रीज हो, पहला बार स्लोप इंक्रीज हो। नेक्स्ट 888 डिग्री सेल्सियस पे, 888 डिग्री सेल्सियस पे स्लोप फर्दर डिक्रीज हुआ, पॉजिटिव आ गया, डिक्रीज हुआ। फिर ये डिक्रीज हुआ 1535 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर ये इंक्रीज हुआ 1749 डिग्री सेल्सियस। ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है? क्वेश्चन के अंदर निकालना है फाइंड द सम ऑफ वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट
ऑफ पीवी, ठीक है, हम लोग को निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पीवी, ठीक है, प्लस आपको निकालना है सभी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पीवी, और इसमें ऐड करना है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पीवीओ। ध्यान रहे ये केल्विन में रखना है। अब हम लोग को पता है कि एलिंगम डायग्राम के अंदर जहां पे भी स्लोप में चेंज होता है वो हम लोग को दिखाता है चेंजिंग फेज, ट्रांजिशन स्टेट को दिखाता है जहां पे फेज में चेंज होगा, या तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा या लिक्विड से आपका जो है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये चेंजेस हो रहा होगा। अब थोड़ा सा फोकस करें यहाँ पे, तो आप देखोगे कि स्लोप इंक्रीज हुआ है, दैट मींस तो हमारा रिएक्शन इनिशियली क्या लिखा जाएगा, पीवी सॉलिड प्लस हाफ O2, ठीक है, हाफ O2 गैस फॉर्म में इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू पीवीओ सॉलिड। ये बात समझ में आती है? तो सॉलिड सॉलिड तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, गैस बचा। अब चूंकि गैस कंज्यूम हो रहा है तो डेल्टा एस इस प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, इतने के लिए अगर इसमें हम लोग बात करें तो डेल्टा एस इज गोइंग टू नेगेटिव और स्लोप क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बस स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद 327 पे फोकस किया जाए तो आपका स्लोप इंक्रीज हुआ है। स्लोप इंक्रीज होने का मतलब, स्लोप अगर इंक्रीज करता है मतलब डेल्टा एस और ज्यादा नेगेटिव होगा, डेल्टा एस और ज्यादा नेगेटिव होगा। ये कब पॉसिबल, जैसे आप मानो आप पीवी सॉलिड से पीवी लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे तो डेल्टा एस और ज्यादा नेगेटिव होगा। अगर रिएक्टेंट टाइम एंट्रोपी ज्यादा होगा और प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट टाइम एंट्रोपी बढ़ेगा तो डेल्टा एस और ज्यादा नेगेटिव होगा। तो पीवीओ लिक्विड से हाफ O2 गैस अगर रिएक्ट किया जाए और ये बना रहा है पीवीओ सॉलिड, समझना इस बात को, तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या होगा, डेल्टा एस और ज्यादा नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव, और स्लोप क्या हो जाएगा, मोर पॉजिटिव, ठीक है, मोर नेगेटिव और मोर पॉजिटिव। मींस ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बेसिकली दिस पॉइंट 327 इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पीवी। इस बात को समझना, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पीवी, ये इसको डिनोट कर रहा है 327 डिग्री से। नेक्स्ट, अच्छा यहां पे देखा जाए तो फर्दर एक बार फिर से स्लोप डिक्रीज हुआ, 888 पे स्लोप डिक्रीज हुआ। दैट मींस जो प्रोडक्ट साइड है उस साइड में एंट्रोपी बढ़ेगा, प्रोडक्ट साइड एंट्रोपी बढ़ेगा तभी ये स्लोप डिक्रीज हुआ होगा। तो अगर प्रोडक्ट साइड बनता है दैट मींस ये क्या रिएक्शन हो रहा होगा, पीवी लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस, और ये कन्वर्ट हो रहा होगा पीवीओ लिक्विड, राइट। तो लिक्विड में जब ये जाएगा तो आपका जो एंट्रोपी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, डेल एस विल बी मोर पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि स्लोप क्या होगा, स्लोप आपका डिक्रीज हो जाएगा, स्लोप विल बी डिक्रीज। तो ये चीज दिखा रहा है, ये जो पॉइंट है ये दिखा रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पीवी। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पीवी। नेक्स्ट देखिए, अच्छा यहां पे देखा जाए तो स्लोप में चेंज हुआ है, स्लोप आपका यहां पे डेल्टा एस और ज्यादा नेगेटिव हो गया। दैट मींस रिएक्टेंट साइड, ठीक है, दैट मींस जो सॉरी प्रोडक्ट के साइड में एंट्रोपी बढ़ गया। तो प्रोडक्ट के साइड में एंट्रोपी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, पीवी लिक्विड, समझना पीवी लिक्विड प्लस हाफ O2 क्या हो रहा होगा यहाँ इस स्टेप पे, ये बन रहा होगा पीवीओ गैस, पीवीओ गैस, ठीक है, क्योंकि इन दैट केस फिर डेल्टा एस तभी इसमें डेल्टा एस क्या होगा आपका इस केस में नेगेटिव होगा, ठीक है, चलो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हो तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक गैसियस मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आधा गैसियस, हाफ गैसियस मॉलिक्यूल है। दैट मींस दिस इज बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पीवी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पीवी। उसके बाद देखो फिर से स्लोप क्या हुआ है, फिर से स्लोप आपका सॉरी डेल्टा स्लोप आपका फिर से पॉजिटिव हो गया। दैट मींस एंट्रोपी ऑन द रिएक्टेंट साइड विल इंक्रीज। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मैंने बोला ये अगर रिएक्टेंट साइड इंक्रीज हो रहा है मींस ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा और हाफ O2 गैस ये कन्वर्ट हो जा रहा होगा पीवीओ गैस। अब देखो इस साइड में अगर देखा जाए तो गैसेस मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड ज्यादा है, अगर रिएक्टेंट साइड ज्यादा है दैट मींस डेल एस विल बी नेगेटिव और डेल एस नेगेटिव मींस स्लोप विल बी पॉजिटिव। तो मैं बस ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि एंट्रोपी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है।
तो ये फेज ट्रांजिशन दिखा रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पी, ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पी। हमारे सामने क्या पूछा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पी दैट इज 1749। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो, 273 ऐड कर दो। और दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पीवीओ दैट इज 1535, और ये दूसरा दे रखा है आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 273 आप ऐड कर दो। तो टोटल ये आ जाएगा आपका 3183 केल्विन। ये दिस विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ मेसो कंपाउंड पॉसिबल फॉर C7H14 NCl। ड्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो ड्यू फॉर दिस मॉलिक्यूल विल बी, दैट मींस देयर विल बी नो pi bond एंड नो d। अब बात करें इसमें मेसो कंपाउंड का, होता है मेसो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनेक्टिव कंपाउंड ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एटलीस्ट वन डायस्टेरोमर शुड बी ऑप्टिकली इनेक्टिव। तो इसमें ड्रॉ किया जाए सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपका 7 मेंबर कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7, और क्लोरीन आप यहां पे रख सकते हो और एक क्लोरीन आप यहां पे रख सकते हो। यहां पे अगर रखते हो आप तो कंपाउंड आपका जो है मेसो कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि इसका एक डायस्टेरोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। एक पॉसिबल यहां से थोड़ा सा चेंजेस किया जाए, इसमें चेंजेस किया जाए, एक क्लोरीन को यहां पे लगा सकते हो, एक क्लोरीन को यहां पे लगा सकते हो, एक प्रोडक्ट आप यहां से। उसके अलावा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर हम लोग कर दें, यहाँ पे आप मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दो और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ, तो ये सेंटर आपके पैरा सेंटर हो सकते हैं। पॉसिबली यहाँ पे हम लोग क्लोरीन को प्लेस कर दें, एक केस यहाँ से लग जाता है। उसके अलावा दोनों मिथाइल को एक साथ कर दो, तो क्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पे, ये भी एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है, यहाँ से एक मेसो कंपाउंड जनरेट होगा। अच्छा लास्ट केस देखिए, तो इसमें इसको मैं इथाइल पे फॉर्म कर दूं, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब देखो यहाँ पे क्या बात है कि ये कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, और जब ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रखेगा तो ये भी कायरल सेंटर हो सकता है, करेक्ट? ये भी कायरल सेंटर जनरेट हो सकता है। मान लो एक आर कॉन्फ़िगरेशन दिखा है और दूसरा एस कॉन्फ़िगरेशन दिखा है, तो ये आपका कायरल सेंटर हो सकता है और उस केस में ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, एक तो ये आर और ये भी आर, तब ये पॉसिबल एक गैस हो जाए एक ये भी गैस हो जाए, इसमें मतलब ये कार्बन तो ये गैस हो जाए और वैसे ये गैस हो एक कार्बन, तो ये पॉसिबिलिटीज है कि हाँ इसमें प्लेन ऑफ। इस केस में आप क्या देखोगे, दो प्रोडक्ट ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है, दो प्रोडक्ट जिसमें कि ये ऑप्टिकली इनेक्टिव मेसो कंपाउंड जनरेट करेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 विल बी मेसो कंपाउंड और दिस कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज विद HiO4। तो HiO4 की खासियत क्या होती है कि कहां पे रिएक्ट करता है, जब ये एक केसेस जनरेट हो कि जेमिनल विसिनल डाइऑल, तब ये बॉन्ड ब्रेक होकर के OH होगा, या तो ऐसा कुछ केस हो डबल बॉन्ड ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप हो, या इसके साथ में ये वाला केस हो जाए CH2, एक कार्बोनिल ग्रुप हो जाए और एक आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इनके केस में जो है HiO4 का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा। साथ साथ HiO4 का जो रिएक्शन होता है वो सिन एडिशन के थ्रू होता है। तो दिस टू ग्रुप OH शुड बी ऑन द सेम साइड, तब ये रिएक्शन होगा, अगर एंटी साइड है तो नहीं होगा। तो वन बाय वन एग्जांपल कंसीडर करेगा हम लोग। तो पहला है आपका यहाँ पे OH इस पोजीशन पे, ये आपका विसिनल सॉरी जेमिनल डाइऑल, विसिनल डाइऑल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज दिस, इसको हम लोग ग्लाइकॉल बोलते हैं। तो ये 1,2 पोजीशन पे यहाँ पे 1 क्लिक कर दिया जाएगा, तो रोटेट भी हो सकता है, सेम साइड में आ सकता है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे OH है और यहाँ पे कार्बन है, इस वाले को क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, एक OH और एक CO, ये भी आपका HiO4 के थ्रू ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेगा। नेक्स्ट इज दिस OH, एक OH, दोनों OH एंटी साइड में, तो जब एंटी साइड में होंगे तब ये रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे HiO4 के साथ रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए OH, ये आपका ग्लिसरॉल, यहाँ पे भी ये जेमिनल डाइऑल प्रेजेंट है, यहाँ पे बॉन्ड दो जगह से क्लिक हो जाएगा, दैट इज पॉसिबल। नेक्स्ट इज
C डबल बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड, बस ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे रखा है CHO H OH नॉट ग्लूकोज बट ग्लूकोज का आइसोमर दे रखा है CH2, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल है, बॉन्ड यहाँ क्लिक हो सकता है, यहाँ पे क्लिक हो सकता है, यहाँ पे क्लिक हो सकता है, ये यहाँ पे, ठीक है। सभी पोजीशन पे एक क्लिक हो जाएगा, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। कितने आंसर हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व डी कार्बोक्सिलेशन, तो इसमें बीटा कीटो एसिड में फिसाइल डी कार्बोक्सिलेशन अकर होता है। जैसे आप देखो पहला CO, और ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, तो ये अल्फा बीटा कीटो एसिड है, इजीली फिसाइल डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और ये CO2 जनरेट कर देगा, ठीक है। इसको जब आप हीट करोगे, जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से CO2 एलिमिनेट होगा और ये जनरेट कर देगा CO2। सिमिलर टाइप का रिएक्शन बी के केस में भी होगा, ठीक है। नॉट ओनली बीटा कीटो एसिड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है। कैसे होगा, OH ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, और जब ये इंटरेक्ट करेगा तो ये बॉन्ड इधर और आपका ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा लाइक दिस, यहाँ से ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ये फॉर्म कर लेगा आपका NH2 और साथ में CO2 जनरेट करेगा, यानी कि यही केस है। नेक्स्ट देखें हम लोग, ठीक है, CH2 CH3 CHOH अल्फा हाइड्रोक्सी, इसको आप जब हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन करोगे, ना कि डी कार्बोक्सिलेशन करोगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखिए ये केस COOH एंड CO, ये भी आपका अल्फा बीटा कीटो एसिड है, तो इसमें फिसाइल डी कार्बोक्सिलेशन ना करोगे। नेक्स्ट इज COOH CO, अब इस केस में क्या होगा, इसमें डिहाइड्रेशन अकर होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा दोनों साइड में COH है, तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और एलिमिनेट करके एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। उसके अलावा CH3 COH, इसको ट्रीट किया हुआ है सोडा लाइम के साथ में NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH4 का फॉर्मेशन करेगा अलॉन्ग विद CO2, तो ये भी आंसर करेक्ट है आपका। नेक्स्ट इज COOH, यहाँ पे क्या होगा, इसमें आप जैसे ही हीट करोगे इसको डिहाइड्रेशन अगर होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। तो किस केसेस में जो है बेसिकली हमारा CO2 एलिमिनेट हो रहा है, ये बीटा कीटो एसिड, ये भी सिमिलर टू बीटा कीटो एसिड है। द रीजन बिहाइंड इसमें 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ था, इसमें भी पॉसिबल है 2, और यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये हम लोग सोडा लाइम के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन किया जा सकता है। तो ये आपका हो गया 1 2 3 एंड 4, टोटल 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के केस में 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है कि सैंपल कंटेन हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस एंड लिथियम 2 प्लस, ठीक है, लिथियम 2 प्लस, हाइड्रोजन भी स्टेट 2, this in state 4 and this in 6 state. Find the different number of spectral line possible from the sample on the d excitation of molecule to ground state, 2 से 1, 4 से 1 and 6 से 1। अब इसमें क्या है कि हम लोग को सिंपली पता है कि नंबर ऑफ लाइंस अगर कैलकुलेट करना है तो लाइंस इक्वल टू n into n minus 1 divided by 2, लेकिन इसमें कुछ कॉमन लाइंस हैं। अभी पता करते हैं कॉमन लाइंस क्या होगा, पहले हम लोग 1 by 1 काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन के केस में जो है 2 into 2 minus 1 divided by 2, that will give 1 लाइन होगा। हीलियम के केस में, हीलियम प्लस के केस में तो ये हो जाएगा आपका 4 into 4 minus 1 divided by 2, that will be basically 6 will be correct answer। वैसे लिथियम 2 प्लस की बात करें, लिथियम 2 प्लस में आपका हो जाएगा 6 into 6 minus 1, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ये आपका हो जाएगा 20, यानी कि टोटल क्या 22 लाइंस होंगी। नहीं, इसमें कुछ कॉमन हो जाएंगे,
जैसे 2 से 1 को अगर हम लोग हाइड्रोजन में लें 2 से 1, ये इक्विवेलेंट होगा हीलियम के 4 से 2 के लिए, ठीक है। ये इक्विवेलेंट होगा हीलियम के लिए, जैसे ये लाइन से हो जाएगा हीलियम प्लस का 4 से 2 अगर आप लोगे तो ये सेम हो जाएगा। सिमिलरली लिथियम 2 प्लस का जो 6 से 3 होगा, ये तीनों के तीनों लाइन सेम हो जाएंगे, जो कि काउंटेड है ऑलरेडी। तो क्या करना होगा आपको, इसको एक सिंगल लेना पड़ेगा, तो 3 हटा दो और एक जोड़ दो, तो टोटल कितने लाइन पॉसिबल है, टोटल 20 लाइंस पॉसिबल है। तो 20 will be correct answer for question number 7. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या मेंशन कर रखा है, Ki and KiO3 mix together in the presence of HCl to form I2 and Ki and prevalent iodine required 100 ml of 0.1 molar Na2H2O3। अगर आप बैलेंस रिएक्शन करो, ठीक है, बैलेंस नहीं करने आए, बट अगर रिएक्शन आप बैलेंस करके देखोगे तो इसमें आपका आएगा 5 Ki। आप हाफ रिएक्शन मेथड यूज कर सकते हो टू बैलेंस द रिएक्शन। KiO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये फॉर्म 6 मोल इन द प्रेजेंस ऑफ 6 मोल ऑफ HCl, that will form 3I2 6 KCl and 3H2, करेक्ट। और ये I2 को फर्दर क्या किया जा रहा है, I2 को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, इसके साथ में I2 को ट्रीट किया जा रहा है Na2H2O3। हम लोग को पता है Na2H2O3 ये ऑक्सीडाइज होकर फॉर्म कर लेगा Na2S4O6। तो बैलेंस रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 मोल्स इससे रिएक्ट करेंगे S46 प्लस ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ Na। अब आप ध्यान से देखो, Na2H2O3 आप हाफ रिएक्शन मेथड यूज कर लेना या ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड यूज कर लेना टू फाइंड आउट जो है बैलेंस रिएक्शन। अच्छा, इसमें आप लोगों ने यूज किया हुआ है 100 ml ऑफ 0.1 मोलर Na2CO3, यानी कि 10 मोल्स आपके इसको यूज किया जा रहा है। तो 10 मोल्स मतलब क्या होगा, 10 मिलीमोल्स, 10 मिलीमोल्स हम लोग Na2H2O3 यूज कर रहे हैं। दैट मींस I2 विल बी 5 मिलीमोल्स, I2 will be 5 मिलीमोल्स। तो यहाँ पे I2 5 मिलीमोल्स है, 5 मिलीमोल्स। HCl क्या हो जाएगा, HCl जस्ट डबल यानी कि 10 मिलीमोल्स। अब 6 HCl के लिए 5 आपका Ki जरूरत पड़ेगा, तो यानी कि 1 HCl के लिए आपका हो जाएगा जो है 5/6 और 10 के लिए कितना हो जाएगा 50/6 यानी कि 25/3 मिलीमोल्स। निकाल सकते हो आप 25/3। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द, क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है if x is the millimoles of Ki, x is millimoles of Ki, that is 25/3, and y is the millimoles of HCl used, that is 10, x plus y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x plus y that is equal to 55/3, that will give 18.33, that will be our right answer. Now question number 9. In question number 9 क्या मेंशन किया गया है, लिस्ट फर्स्ट है द 4 एंट्रीज, द टेंपरेचर इज इंक्रीज फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। प्योर वाटर के केस में, ठीक है, टेंपरेचर को इंक्रीज किया जा रहा है, और सिमिलरली जो है N2O4 के डिसोसिएशन के लिए ये जो फर्स्ट 2 रिएक्शन है इसमें की डिसोसिएशन में यहाँ पे टेंपरेचर को इंक्रीज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट और थर्ड एंड फोर्थ जहाँ पे कि H2S है और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे क्या किया गया कि डाइल्यूट किया गया, ठीक, इसको बोला गया कि थर्ड एंड फोर्थ डाइल्यूटेड टू 2 टाइम्स, इसको डाइल्यूट किया गया। लिस्ट सेकंड है द 6 एंट्रीज चेंज इन द, तब 1 बाय 1 ऑप्शन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। थर्ड पहला ऑप्शन देखो आप, थर्ड का दे रखा है, थर्ड का PQR, थर्ड मींस आपका है H2S, इसका दे रखा है pH विल डिक्रीज, pH विल डिक्रीज। तो अगर बात किया जाए थर्ड के केस में, देखो इसमें क्या इक्विलिब्रियम बनाया जाएगा, H2S इक्वल टू HS माइनस प्लस H प्लस, और दूसरा इक्विलिब्रियम हो जाएगा आपका HS माइनस इज कन्वर्टेड टू HS प्लस एंड H2 माइनस, ठीक है।
तो ये अगर सी कंसंट्रेशन लिया गया 1 माइनस अल्फा सी अल्फा ये फॉर्म करेगा अल्फा 1 में मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका दिखाया जाएगा सी अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। H प्लस का कंसंट्रेशन क्योंकि ये कॉमन आया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी अल्फा 1 प्लस सी 1 अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। और इसको क्या लिखा जा सकता है सी अल्फा 1 अल्फा 2। बात समझ में आती है? तो ये तो बहुत लेस होगा तो मैं H प्लस का कंसंट्रेशन मान सकता हूँ सी अल्फा। तो K क्या लिखा जा सकता है K1 सी अल्फा 1 स्क्वायर, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट करेंगे। K2 अगर आप लिखो तो K2 हो जाएगा आपका देखना सी अल्फा 1 अल्फा 2 इनटू सी अल्फा 1 डिवाइड बाय सी अल्फा 1 इनटू 1 माइनस अल्फा 2। इसको अल्फा 2 तो बहुत लेस होगा, इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं K2 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस। अब मुझे पता है एक चीज कि जो ये कांस्टेंट है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो H2 माइनस का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर मैं डाइल्यूट करूं, क्योंकि आपका केस में क्या है, थर्ड के केस में उसको डाइल्यूट किया गया, थर्ड एंड फोर्थ के केस में डाइल्यूशन किया गया, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड में ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड में टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं जो है फर्स्ट ऑप्शन जिसके लिए ये दे रखा है PQR, ये आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि H प्लस के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, pH विल कांस्टेंट बिकॉज़ H2 माइनस का कंसंट्रेशन KO2 के बराबर है और K2 का जो है K2 केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ना कि डाइल्यूशन पे डिपेंड करेगा। वैसे ही ये जो है आपका थर्ड का नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है PQR, ये भी गलत हो जाएगा, जहां P आएगा गलत हो जाएगा। अच्छा, थर्ड ऑप्शन देखिए तो फोर्थ का दे रखा है, फोर्थ वन इज PMQ। अच्छा, फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग को पता है दिस इज द एम्फीप्रोटिक एसिड। तो अगर एम्फीप्रोटिक है तो यहाँ पे जो pH होता है pK1 प्लस pKa2, आप इसको डिराइव कर लेना डिवाइड बाय 2, ये pH होता है एम्फीप्रोटिक के लिए। तो pK1 भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, pK2 भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या किया गया था, इसका डाइल्यूशन किया गया, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ वन अगर बात करें तो फोर्थ वन में क्या दे रखा है, फोर्थ का U दे रखा है, फोर्थ कौन सा रिएक्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये क्या दे रखा है, सॉल्यूशन स्टेट बेसिस, सॉल्यूशन स्टेट बेसिस। अब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो pK1 दे रखा है 7 और pK2 दे रखा है 11, यानी कि जो pH होगा आपका, pH हो जाएगा उस केस में 7 प्लस 11 बाई 2 दैट विल बी 9, 9 इज बेसिक साइड होगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 10 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या पूछा हुआ है, इसी का पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 तो भी करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कॉम्बिनेशन दे रखा है, फर्स्ट का PQ प्योर वाटर का, फर्स्ट PQHT वाटर के केस में टेम्परेचर हम लोगों ने इंक्रीज किया है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो pH विल डिक्रीज बिकॉज़ H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, OH माइनस का भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो pH विल डिक्रीज। Q क्या है, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज, दैट इज आल्सो करेक्ट। S क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वो चेंज हो जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। T रिएक्शन गोज बैकवर्ड, ये गलत हो जाता है, रिएक्शन विल गोज फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, फर्स्ट का PQS, ठीक है, T तो वैसे इनकरेक्ट हो जाएगा और T की वजह से इनकरेक्ट था फर्स्ट ऑप्शन, तो हमारा सेकेंड सही हो जाएगा, फर्स्ट का PQS हो जाएगा। तो इस केस में कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर आपको लिस्ट 1 दे रखा है, लिस्ट 1 में डिफरेंट कार्बोनिक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, जिसमें मेनली एल्डिहाइड है, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। फर्स्ट केस देखो ये आपका, यहाँ पे आपका CHO, दिस इज आवर फर्स्ट, देन सेकंड इज एसिटोफिनोन, C डबल बॉन्ड और CH3, थर्ड इज आवर बेंजाइल, एंड फोर्थ इज आवर हेक्सेन। अब इसमें एक बाई वन कंसीडर करते हैं।
कि कौन से रिएक्शन लिस्ट टुगेदर रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, फर्स्ट के लिए पी यस सही है। नेक्स्ट एनिजोल रिएक्शन नहीं, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा बिकॉज़ दिस डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन। तो एनिजोल रिएक्शन होगा क्यू। पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट ये से डिवाइड टेस्ट देगा आर। परकिंस कंडेंसेशन इसे डिवाइड का रिएक्शन ये देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट गलत है, बेंजोइन कंडेंसेशन ये क्यू आर एस में जाएगा। नेक्स्ट देखिए एसिटोफ्यून एल्डोल कंडेंसेशन नो, एनिजोल रिएक्शन नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन बिकॉज़ अल्फा हाइड्रोजन कंटेंट तो पी हो जाएगा। एनिजोल रिएक्शन नो, पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नो। नेक्स्ट इज परकिंस रिएक्शन नहीं, डिवाइड का रिएक्शन है। नेक्स्ट बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं, आइडोफॉर्म रिएक्शन यस। बेंजाडिएट एल्डोल कंडेंसेशन नो, एनिजोल रिएक्शन यस, पॉजिटिव टॉलरेंस रिएजेंट यस आर, और उसके अलावा परकिंस रिएक्शन आइडोफॉर्म रिएक्शन नो और बेंजोइन कंडेंसेशन जो। तो क्यू आर एस इसका हो जाएगा। अच्छा हेक्सोनोल की किसकी बात करें, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन यस अल्फा हाइड्रोजन कंटेंट किया हुआ है तो पी हो जाएगा। एनिजोल रिएक्शन नो, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं, परकिंस कंडेंसेशन आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं, तो इस केस में पी हो जाएगा। तो अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है देखो आप, तो इसमें दे रखा है फर्स्ट थर्ड का क्यू एंड टी गलत है, टी नहीं होगा। थर्ड का दे रखा है क्यू आर एस टी, यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 12। इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 12 भी। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप, बोला कि विच ऑफ द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट का दे रखा है क्यू आर एस यू, क्यू आर एस, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस केस में फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा और देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया कि हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट गिव हैलोजन एसिड। तो हम लोग जो है हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ड्रॉ करते चलते देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनता है। पहला है आपका BF3, ठीक है। इसको अगर वाटर के साथ अगर हाइड्रोलिसिस आप करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये फॉर्म करेगा H3BO3 और साथ में HF का HBO4 का फॉर्मेशन करेगा। हम लोग को चाहिए कि HX जो है हाइड्रोजन एसिड का फॉर्मेशन करे, तो आपका ये आंसर ये ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं SiCl वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल है, वाटर अटैक करेगा और ये फॉर्म करेगा H4 SiO4 और साथ में 4 मोल्स ऑफ Ac, दैट इज आल्सो करेक्ट। वैसे ही आपका SiF4 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनेगा H4 SiO4 और साथ में H2 SiF6 का फॉर्मेशन करेगा। ये भी इसमें भी बेसिकली हमसे पूछा था किसमें HX का फॉर्मेशन नहीं होगा। सिमिलरली NCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, NH3 का फॉर्मेशन करेगा और साथ में आपका HCl का फॉर्मेशन करेगा। तो किस केस में आपका HX का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ही केस हमसे पूछा गया कि इसमें नहीं होगा, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ देखा जाए इसमें क्लियरली फर्स्ट में HX का फॉर्मेशन नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है and fourth में नहीं है। तो आंसर for question number 13 will be 1, 2, 1, 3 and correct. Correct answer will be 1, 3. Next देखते हैं question number 14. Question number 14 क्या दे रखा है 14 में, तो इसमें मेंशन किया गया है ये कर बना रखा है, ठीक है। P वर्सेस V का, P वर्सेस V का। अब इसमें देखो 0.1 0.8 पे ये गैस फेज में रहा होगा, फिर लिक्विफाइड होना शुरू होगा और फिर ये प्रेशर इसका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, फिर वैसे ही अब देखो ये 50 केल्विन पे, वैसे 200 केल्विन पे और 300 केल्विन, और ये आपका दे रखा है 40 केल्विन। तो क्या क्या ऑप्शन दे रखा है देखिए आप, at 40 Kelvin the vapor pressure of liquid is 0.8 atm। yes, अगर 40 केल्विन की बात करें तो जो वेपर प्रेशर है ये आपका 0.8 atm, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ए इसका। नेक्स्ट बी की बात करें 840 केल्विन फ्रॉम ए टू बी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, फ्रॉम ए टू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज इन द मिक्सचर।
अगर यहाँ से यहाँ जाया जाए तो लिक्विफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे आप प्रोसीड करोगे नंबर ऑफ लिक्विड मोल्स विल इंक्रीज, तो बी इज आल्सो करेक्ट। नेक्स्ट सी, एट 35 केल्विन एंड 08 atm गैस एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज। तो अगर इससे लोअर टेम्परेचर रखा जाए और इस रीजन में रखा जाए तो आपका जल लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करेगा, तो सी इज आल्सो करेक्ट। और प्रेशर उतना ही रखा जाए, टेम्परेचर लो कर दें तो ये लिक्विड फेज में ही रहेगा। 200 केल्विन गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। अगर 200 केल्विन पे बात की जाए तो गैस इस पर्टिकुलर रीजन से क्रॉस होकर नहीं जा रहा, इस रीजन से क्रॉस नहीं हो रहा है। दैट मींस 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते। 200 डिग्री सेल्सियस पे चाहे आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो, 200 केल्विन पे इसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। तो डी इज आल्सो करेक्ट। तो ए बी सी डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हम 15 के अंदर क्या बोला है, which of the following is correctly represent comparison of dipole moment। CH3Cl का डाइपोल मोमेंट CH3L से ज्यादा है। yes, ये अगर हम लोग देखें डेटा वाइज तो बिकॉज कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो इसमें क्या होता है, डिस्टेंस वाला जो फैक्टर है स्लाइटली ओवरवेट कर जाता है चार्ज वाला फैक्टर, इस वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो ए करेक्ट। नेक्स्ट बी क्या दे रखा है, CH3Cl, ठीक है, CH3Cl is greater than CH3Cl is greater than CHCl3। इसको अगर हम लोग ड्रॉ कर लें तो क्या देखोगे, कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सभी ऐड हो जाए, इसका डाइपोल मोमेंट इधर इधर डाइपोल मोमेंट और इस साइड में इधर डाइपोल मोमेंट नेट ऐड हो जाए। वैसे इसके बाद कर हम लोग हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन। लेकिन क्या है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और जब बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो पाएगा तो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड मोमेंट है वो कम हो जाएगा। ठीक, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है कि इसका बॉन्ड जो है डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, वैसे ही फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या दे रखा है, तो थर्ड की बात करें तो NH3 इज ग्रेटर देन NF3। ऐसा क्यों होगा, अगर NH3 की बात करें तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मतलब इसमें हाइड्रोजन से नाइट्रोजन के साइड में होगा, ठीक है, और नाइट्रोजन से लोन पेयर के साइड में होगा, यानी कि दोनों के दोनों मोमेंट एड होंगे। जहां तक NF3 की बात करें, NF3 में क्या हो जाएगा, NF3 में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने साइड में डाइपोल मोमेंट रखेगा और वैसे ही लोन पेयर अपने साइड में रखेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इस वजह से NH3 का NF3 से ज्यादा होगा। इस केस में जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा A B C, और साथ में लास्ट में हम लोग का दे रखा है HF इज ग्रेटर देन SC। ठीक है, HF इज ग्रेटर देन SC। यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी वजह से ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर विल बी A B C D फॉर क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60। तो इसमें पूछा गया है कि which of the following metals have total 13 electron with magnetic quantum number value 0 in the electronic configuration। तो जिंक की बात करें तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3s2 3p6 4s2 3d10। अब इसमें आपको देखना है कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, यानी कि ml की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से। अच्छा 2p6 में दो ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका 0 होगा। 3s2 दो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो 0 होगा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसमें सब में दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इसमें आपके 14 इलेक्ट्रॉन ये देखो। जिंक के बाद कॉपर दे रखा है, तो कॉपर में क्या दे रखा है, इसमें हम लोग को 13 चाहिए, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 4s1 एंड 3d। ठीक है, तो इसमें देख लो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, एक यहाँ से और दो यहाँ से। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 13। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा कैल्शियम
कैल्शियम की बात करें तो इसमें लेस होगा, 30 से लेस होगा। मैग्नीज की बात करते हैं, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ठीक है 4s2 3d5 यही होगा। तो इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन इसका, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो टोटल इस केस में भी 30 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड एंड आपका सेकेंड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द रिएक्शन व्हिच विल yield द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें से किसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में क्या दे रखा है आपका CH, इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है जिंक अमालगम विद एसिड, जिंक अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये रिड्यूस हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, CH2 CH3, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जनरेट करता है। ठीक है, ये आपका है प्रिवेंशन रिडक्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड आपका लिया गया ये बेंजाइन है और जिसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है हाइड्रोजन के साथ NH2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ये है आपका वुल्फ-किस्लर रिडक्शन। वुल्फ-किस्लर रिडक्शन में भी जो एल्डिहाइड ग्रुप में जो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन रेशियो। तो सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट दे रखा है COH यूज किया है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमालगम। COH यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, नो रिएक्शन, जिंक अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, थर्ड कंडीशन। अच्छा फोर्थ की बात करें तो फोर्थ के केस में क्या दिया हुआ है, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया है और इन्होंने ट्रीट किया इसको फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इसके साथ ट्रीट किया। हम लोग को पता है इसके साथ ट्रीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक, CH3 का फॉर्मेशन करेगा। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 80, इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, स्टार्च के अंदर दो पार्ट होगा, एक एमिलोज होता है और दूसरा अमीलोपेक्टिन। ठीक है, एक लीनियर चेन होता है और एक ब्रांच चेन आपका पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। It is polymer of alpha D glucose linked through alpha glycosidic linkage. Yes, first is correct. ठीक है. Next, it consists of water soluble long unbranched chain of amylose. Amylose water soluble होता है और amylopectin आपका fat soluble होगा. यानी कि second is also correct. Third, it consists of water insoluble branched amylopectin having C1 C4 branching होगा. C1 C4 के बीच में और C1 C6 के बीच में, यानी कि ए भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। C1 C4 एंड C1 C6 के बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा अल्फा डी ग्लूकोज का। तो जो है आपका थर्ड वन इज आल्सो करेक्ट। थर्ड इज फोर्थ क्या दे रखा है कि इन एनिमल बॉडी इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन आल्सो नोन एज द स्टार्च। इसको हम लोग एनिमल स्टार्च बोलते हैं, जो एनिमल फैट या एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा एनिमल बॉडी में। तो फोर्थ इज आल्सो करेक्ट। 1 2 3 4 ऑल फोर ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बोला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एफसीसी। ठीक है, फेस सेंटर। इसमें क्या कहते रहता है, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंड टेट्राहेड्रल बॉन्ड। अब आप देखो इस केस में क्या होता है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड अगर हम लोग सेंटर पे एज्यूम करें, यहाँ पे टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, आपको पता है ये जो है आप जो सॉरी ये आपका ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड यहाँ पे होगा, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका टेट्राहेड्रल बॉन्ड होगा। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल 1/3 रिलाइज करेगा, 1/3 ऑफ द कार्बन। तो इस केस में अगर √3a माना जाए डिस्टेंस इसका, ठीक है, तो √3a से आप कितना माइनस करोगे, इसका 1/3 इससे आप कंसीडर करो 1/4, बिकॉज 4 पार्ट में आप डिवाइड करो, ये आपका चला जाएगा,
यहाँ से और ये ऑक्टाहेड्रल, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा √3a/4। वैसे ही द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड इज a/√2। अगर ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड की बात करें तो ये यहाँ पे लाइज करेगा, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर मैं प्लेन के अराउंड कंसीडर करूं तो ये हो जाएगा आपका √2। प्लेन के अराउंड डायगोनल का डिस्टेंस क्या होगा √2, और इसका हाफ है। अगर इस डिस्टेंस की बात करें ये डिस्टेंस हाफ है, √2a/2, दैट मीन बेसिकली a/2, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। थर्ड में क्या दे रखा है, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टेट्राहेड्रल बॉन्ड। टू टेट्राहेड्रल बॉन्ड के बीच में क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है, फेस के अराउंड, ये क्या हो जाएगा सिंपली a/2, क्योंकि a/4 यहाँ से a/4 यहाँ से माइनस कर दोगे तो a/2 इसके बीच का डिस्टेंस, यानी कि थर्ड इज नॉट करेक्ट। सिमिलरली द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ टू सक्सेसिव लेयर ऑफ ABC पैकिंग टाइप इज √8। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है आपका, फिर आप जो है डिराइव कर सकते हो ये जो है पैकिंग का। तो आपका इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 एंड भी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 20 पे फोकस करें। 20 के अंदर क्या रहता है, the nature of charge on colloidal particle can be experimentally determined by which of the following process, Brownian movement पहली, electrophoresis, yes, in the presence of electric field हम लोग colloidal को मूव कराते हैं, तो सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें भी चार्ज के प्रेजेंस में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में colloidal particle मूव करेंगे, इसमें भी इसको सेपरेट आउट किया जा सकता है, नेचर ऑफ चार्ज पता किया जा सकता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में। तो 2 and 3 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा FST 40 पेपर 2।